अस्सलाम वालेकुम मुझे कैसे हैं सब लोग होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। सो लेट्स सी द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। कहते हैं इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट विल द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स विल आल्सो बी कांस्टेंट। लेकिन हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी तो उसकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन हर पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है। तो लीनियर वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं रह सकती, वो चेंज हो रही होती है। तो इसके एग्जैक्टली आंसर की तरफ आते हैं, कहते हैं नहीं, लीनियर वेलोसिटी हमारे पास डिफरेंट होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। एक्सप्लेनेशन वो किस तरह से कर रहा है, कहते हैं लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान हमने ना रिलेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक तो हमारे पास ये डिपेंड कर रही है कि जो पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। तो हर पॉइंट पे अगर हम बात करें डिफरेंट रिजिड बॉडी के केस में हर पार्टिकल का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि उन सबकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये हमने रिजिड बॉडी ली थी। रिजिड बॉडी बच्चे ऐसी बॉडी को कहते हैं जो सॉलिड बॉडी होती है, दूसरा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से अगर इसके शेप चेंज नहीं हो रही थी उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने बच्चे डिफरेंट मैसेज लिए थे, डिफरेंट पार्टिकल्स और उनका सेंटर से डिस्टेंस देखा था। ये मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट ले लिया, कोई यहाँ पे ले लिया, कोई यहाँ पे ले लिया, उनका सेंटर से डिस्टेंस देखा था। अब अगर ये किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी ना, तो लीनियर वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स की डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि सबका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा लीनियर वेलोसिटी, ये रिजिड बॉडी का केस है। रिजिड बॉडी के केस में लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स का जो मास डिस्टेंस होता है वो सेंटर से वो डिफरेंट होता है। अगर आप सिंगल पार्टिकल की बात करेंगे तो उस केस में भी डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में हमने कहा था हर पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो लॉन्ग दी टेंजेंट होती है, तो वो चेंज हो रही होती है। तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको डिफाइन किया, उस तरह से भी कर सकते हैं कि एवरी पॉइंट के ऊपर जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, सो इसलिए ये हमारे पास कॉन्स्टेंट नहीं रहती। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास वो क्या है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं a loaf of bread is lying on the rotating plate, a crow takes away the loaf of bread and the rotation of the plate increases। अच्छा, इसका आंसर हम देखते हैं। कहते हैं हमारे पास एक टर्न टेबल के ऊपर, रोटेटिंग टेबल के ऊपर एक लोफ ऑफ ब्रेड पड़ा हुआ है, मतलब एक रोटेटिंग टेबल है, उसके ऊपर एक पीस ऑफ ब्रेड पड़ा हुआ है। ठीक है, एक कौवा आता है, वो इस पीस ऑफ ब्रेड को ले जाता है। अब बताएं जो रोटेटिंग टेबल है इसकी स्पीड हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, एक्सप्लेन करना है उसको क्यों। जी, हम लोगों ने ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का वो सेम रहता है। इनिशियली इसके ऊपर ये कोई ब्रेड पड़ा हुआ था, तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे हमारे पास क्या होता है, mr² होता है। ठीक है, मास होता है और सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब ये देखिए बच्चे, इनिशियली ब्रेड पड़ा था, कोई ना कोई मास इसके ऊपर पड़ा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा थी, तो स्पीड उसकी आहिस्ता थी, कम थी। लेकिन जैसे ये ब्रेड इस यहाँ से रिमूव करवा दिया जाएगा, कवा इस ब्रेड को लेकर चला जाता है, तो बच्चे मास कम नहीं हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी। एक चीज़ कम होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं व्हाई डू वी टम्बल व्हेन वी टेक दी शार्प टर्न विद लार्ज स्पीड, कि अगर आप शार्प टर्न लेते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ तो यूजुअली आपके एक्सीडेंट के फॉल करने के चांसेस होते हैं। जी, इसमें भी हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर फोर्स है। कहते हैं जब हमारे पास गाड़ी टर्न लेती है ना बच्चे, सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास गाड़ी के टायर्स के दरमियान जो है और रोड के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से प्रोवाइड की जा रही होती है। और जो सेंटीमीटर फोर्स है बच्चे वो स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा सेंटीमीटर फोर्स देनी पड़ती है, और अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं है कि वो आपको इनफ सेंटीमीटर फोर्स दे सके, तो गाड़ी जो है वो टर्न लेने की बजाय वो क्या होगी, वो लॉन्ग द टेंजेंट मूव कर जाएगी, और वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि गाड़ी जो है वो फॉल कर जाए, तो वो बैलेंस अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर देती है। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट। आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब है वहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू नहीं है, उस केस में आपने बताना है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आपने बताना है टाइम पीरियड का जिस फार्मूला होता है वो 2π√L/g होता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में मैंने कहा था वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है, उनको अपने वेट फील ही नहीं हो रहा होता, उनको ग्रेविटी फील नहीं हो रही होती, तो वो जी की इक्वल 0 आ जाएगा। समथिंग ओवर 0, ऊपर कुछ भी हो, अगर नीचे 0 है तो बच्चे वो इन्फिनिटी होता है। तो हम कहते हैं टाइम पीरियड उसका क्या हो जाएगा, सिंपल पेंडुलम का वो इन्फिनिट हो जाएगा। तो ग्रेविटी के बगैर जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट ही नहीं कर सकेगा, उसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा।
आगे हमारे पास क्वेश्चन 3.5 कहते हैं मोशन ऑफ ए सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड। मोशन हमारे पास एक्सेलरेटेड होगी या यूनिफॉर्म। हम बात करते हैं जब भी ऑब्जेक्ट जो है या सैटेलाइट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा होता है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, चाहे इसकी स्पीड जो है वो सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारे पास ऑफकोर्स वो एक्सेलरेटेड होगी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मोशन जो सैटेलाइट के वो एक्सेलरेटेड है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है जब वो सर्कल में मूव कर रहा होता है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन वो हमारे पास वहां पे होगा, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट अ रेडियन हैज बीन प्रेफर्ड एज एसआई यूनिट टू डिग्री। हमने ना बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंट यूनिट्स पढ़े थे, हमने रेडियन पढ़ा था, हमने डिग्री पढ़ा था, रेवोल्यूशन पढ़ा था। कहते हैं हमने रेडियन को ही क्यों स्टैंडर्ड यूनिट लिया, तो इसका आंसर देखते हैं। कहते हैं हमारे पास रेडियन इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया गया, ऐसा यूनिट क्यों? क्योंकि प्रेफरेबल इसलिए किया गया क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ऊपर भी लेंथ होती है नीचे भी लेंथ होती है। मतलब ऊपर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होता है और फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से मूव करता है वो पॉइंट बी पे चला जाता है, कितना कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास डिस्टेंस है वो इस रेडियस के इक्वल आ जाए, इस डिस्टेंस को हम एस कहते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं, और ये आर है। तब जो हमारे पास सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने 1 रेडियन का नाम दिया था। कहते हैं रेडियन बेसिकली क्या होता है, ये आर्क लेंथ का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। अब दोनों लेंथ हैं तो इसका मतलब है इसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगी, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्क लेंथ, डायरेक्टली टू रेडियस। यहाँ पे हम लोग बेसिकली आर्क लेंथ को एस डिवाइडेड बाय आर कर रहे होते हैं, तो आर्क लेंथ को रेडियस के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेसिकली पहली एक्सप्लेनेशन यही है कि वो डायरेक्टली आप लिंक करवा रहे होते हैं आर्क लेंथ को और रेडियस को, मतलब दोनों की लेंथ अगर आर्क लेंथ की इक्वल है, डिस्टेंस रेडियस की इक्वल, तो हम कहेंगे जो एंगल है वो हमारे पास रेडियन है। दूसरा कहते हैं कि ये हमारे पास सर्कल, प्योरली सर्कल की ऑन प्रॉपर्टीज हैं कि अलॉन्ग दिस सर्कल कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो तब हमारे पास जो एंगल बनता है उसको हम लोग रेडियन का नाम देते हैं। तीसरे की ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। 30 एंगल है, 40 डिग्री एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास इसका किसी किस्म का यूनिट नहीं है। तीसरी बात कि हमारे पास अगर हम बात करें कि अगर ये कोई कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन डिग्री जब हम बात करेंगे तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स वगैरह करनी पड़ जाती हैं, कुछ कन्वर्जन स्टेप्स होते हैं कि एक अगर हम बात कन्वर्जन्स है, पाई एंगल है 80 है, 120 है एंड सो ऑन। डिग्री में हम यूजुअली बात करते हैं ओवर हमारे पास 360 एंगल्स होते हैं, 360 डिग्री, डिग्री को मिनट, सेकंड एंड सो ऑन, वो डिफरेंट कन्वर्जन्स होती हैं, यहाँ पे हम उनको डिस्कस नहीं करते। रेडियन में ऐसी किसी किस्म की कन्वर्जन नहीं होती। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर 1 रेवोल्यूशन एक्सप्लेन। विच एवरेज का मतलब होता है टोटल चेंज इन, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आपके पास कहते हैं सर्कुलर 1 रेवोल्यूशन का मतलब है पूरा एक कंप्लीट सर्कल। अब बच्चे जहां से आप स्टार्ट हुए थे वहीं पे एंड नहीं होगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं दोनों केस में हमारे पास क्या होता है, वो जीरो होता है, क्योंकि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन पे डिस्प्लेसमेंट या नेट चेंज इन वेलोसिटी वो जीरो होता है, क्योंकि जहां से आप स्टार्ट किए थे ऑब्जेक्ट वहीं पे वापस आ जाता है। तो अगर कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो हमारे पास ओवरऑल क्या कहेंगे, हमारे पास एवरेज जो होगी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ, किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस जरूर होगी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में हम कहते हैं कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वही होगी, तो इसलिए हम कहते हैं वहां पे एवरेज एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाए, कहते हैं इन अ रेन स्टॉर्म विद द स्ट्रॉन्ग विंड व्हाट डिटरमाइंस द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड एन अम्ब्रेला। कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मतलब विंड स्टॉर्म है तो आप बताएं किस डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला लेनी पड़ेगी। कहते हैं यूजुअली जो रेन होती है ना वो नीचे की तरफ फॉल कर रही होती है, तो रेन की वेलोसिटी इस तरफ है। फॉर एग्जाम्पल हवा इस तरफ चल रही है तो आपको किस डायरेक्शन में छतरी अम्ब्रेला पकड़नी पड़ेगी। बच्चे इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा उसके रिजल्टेंट में आप क्या करेंगे, अम्ब्रेला को पकड़ लेंगे। अब ये रेन जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है, वर्टिकल उसका होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और विंड अगर इस तरफ आ रही है तो आप इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड कर दें। इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस कर दें। जब इसको प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन ही होगी। तो आप अम्ब्रेला को इस तरफ रखेंगे तो आपको किसी किस्म की कह लें बच जाएंगे गीले होने से। तो कहते हैं बेस्ट पोजीशन यही है कि आप इसको टिल्टेड करवाएं सच दैट कि जो भी आपके पास वेलोसिटीज है उन दोनों के रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो कहते हैं जब रेन आ रही होती है तो रेन ड्रॉप से वो यूजुअली हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। अगर विंड हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट होगी उसके
डायरेक्शन में अगर आप अम्ब्रेला को प्लेस करते हैं तो आप बच जाएंगे। तो स्टे ड्राई करने के लिए आप क्या करें, टिल्ट करें अम्ब्रेला को थोड़ी सी रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ रेन एंड विंड, कि जो रेन और विंड की बेसिकली आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है, अगर उन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में आप प्लेस करेंगे तो आप गीले होने से बच जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं बॉल इज जस्ट ड्रॉप्ड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग, इफ इट इज ड्रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल इट ब्रेक्स, एक्सप्लेन व्हाई। वर्टिकल सर्कल का मतलब होता है बच्चे इस तरह से खड़े होकर इसको रोटेट करवाना, ऐसे रोटेट करवाना। कहते हैं जब बच्चा जो है वो इसको वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है किसी स्टोन को तो वो ब्रेक हो जाता है। अब आपने रीजन बतानी है क्यों ब्रेक हो जाता है एंड सो ऑन। तो कहते हैं यहाँ पे ना हमारे पास जब आप धागे को, पत्थर को धागे की मदद से बांधते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास होता है ना बॉटम पे। तो अब ये देखिए जब इसको घुमा रहा है सेंटर से लेके यहाँ तक हमारे पास धागे से उसने बांधा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैस है, यहाँ पे बॉटम पे अब घुमाते हुए उसको सेंटीमीटर फोर्स मिल रही है ना, तो टोटल सेंटीमीटर फोर्स मिल कहाँ कैसे रही होती है, बॉटम पे। अब बॉटम पे सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड ना दो फोर्सेस कर रही होती है, एक तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ होती है धागे में, और दूसरा जो स्टोन की हमारे पास वेट फोर्स होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो आपको सेंटीमीटर फोर्स दे रहा होता है। तो सेंटीमीटर फोर्स जो है वो दो फोर्सेस आपको प्रोवाइड कर रही होती है। लाइक अगर सेंटीमीटर फोर्स को दो फोर्सेस दे रही होती है, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ होती है, वेट फोर्स नीचे की तरफ होती है, तो सेंटीमीटर फोर्स दो फोर्सेस की वजह से होते हैं। बच्चे दो फोर्सेस दोनों ऑपोजिट है, अगर मैं टेंशन फोर्स को पॉजिटिव ले लेती हूँ तो वेट फोर्स को नेगेटिव ले लेती हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो टोटल भी आपके पास सेंटीमीटर फोर्स दो फोर्सेस से प्रोवाइड हो रही है, टेंशन फोर्स है और वेट फोर्स है। मैंने इसको नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि दोनों ऑपोजिट में है, तो टेंशन को मैं अगर पॉजिटिव ले रही हूँ तो वेट फोर्स को नेगेटिव ले लेंगे। बच्चे ये नेगेटिव है दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पे बॉटम पे टेंशन जो है वो दो फोर्सेस का सम होती है, एक तो सेंटीमीटर फोर्स का, दूसरा वेट फोर्स का। तो यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे दो चीजें ऐड हो रही हैं। तो बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होने की वजह से वहां पे हम कहते हैं यूजुअली जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो जाता है, तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होती है। अच्छा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ इज द सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइडेड इन दी फॉलोइंग केस, सैटेलाइट आर्बिटिंग अराउंड द अर्थ के सैटेलाइट है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है उस केस में। तो याद रखिए कि जब भी सैटेलाइट बच्चे जमीन के गिर्द घूम रहा होता है तो बेसिकली इसको जो सेंटीमीटर फोर्स मिल रही होती है वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिल रही होती है। और अगर हम कार की बात करें कि वो टर्न ले रहा है, शार्प टर्न ले रहा है, तो उस केस में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना यहाँ पे गाड़ी के टायर्स के दरमियान, रोड के दरमियान, वो बेसिकली आपको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसका यही है कि अगर सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रहा है तो सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिल रही होती है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स से। बच्चे ये फार्मूला लिखना चाह रहे हैं तो लिख ले, नहीं लिखना चाह रहे हैं आपकी चॉइस है। और गाड़ी के केस में आप फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो गाड़ी के टायर्स के दरमियान, रोड के दरमियान, आपने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, आप इसको लिखना चाहें ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो भी ओके है, ठीक है। आपने सिर्फ सोर्स बताना है कि सोर्स कहाँ से आ रहा है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद डेली लाइफ एग्जांपल। सो आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बताना है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है अनलेस कि आप बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते। तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसकी एग्जांपल्स हमने काफी ज्यादा पढ़ी थी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, आप इसको डिफाइन करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इसमें आप ये लास्ट में लिख दीजिएगा कि अगर इनिशियली कुछ बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन बाद में अगर वो चेंज हो जाती है, लेकिन ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद ये आपके पास नंबर ऑफ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स डाइवर की है आपके पास, उसके अलावा स्पिनिंग आइस स्केटर की है, उसके अलावा ए पर्सन हैविंग होल्डिंग अ डम्बल वो उसकी है। और तो ये वही एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा आपने ये पढ़ी थी, फ्लाई व्हील की पढ़ी थी, तो ये एग्जांपल्स आपने साथ में एक्सप्लेन करनी है। आगे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं शो दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में देखा, ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आपने इसका एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना है, इसको प्रूव करना है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा तक, ठीक है। तो यहाँ तक इसको मतलब यहाँ तक ही हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा तक। आगे आपके पास रिजिड बॉडी का केस है, एम आर्स के जो है वो आई के इक्वल था और ये ओमेगा के इक्वल था। ये लॉन्ग क्वेश्चन में लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर्ड है, उसको देख लीजिएगा। ये आगे सारी रिजिड बॉडी के केस में उसको भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो भी ओके, अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक आपके पास एक्सरसाइज में वो पूछा हुआ है क्योंकि वो रिजिड बॉडी का केस मेंशन नहीं कर रहा। अगले लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रूव दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। अच्छा इसमें रिजिड बॉडी भी कंसीडर करना है तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसको रिजिड बॉडी के केस में लेंगे। तो ये यहाँ तक आपके पास कंप्लीट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कैलकुलेट द मिनिमम टाइम पीरियड नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट नियर द अर्थ ऑफ द सैटेलाइट। तो ये हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टॉपिक देखा था। अच्छा ये टॉपिक हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का पढ़ा था, तो ये यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा और टाइम पीरियड की वैल्यू तक आपने इसको एक्सप्लेन करना, मतलब यहाँ तक आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक इसमें आ जाएगा।
ये वाला टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं राइट अ नोट ऑन आर्टिफिशियल ग्रेविटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑन विच द स्पेसशिप रोटेट टू प्रोवाइड द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो इसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये उसी के लिए फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ तक ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा। लास्ट पे कहते हैं प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये लीनियर एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान हमने रिलेशनशिप्स देखे थे, मतलब ये यहाँ से हमने इसको देखा था, ये आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सपोज से लेके स्टार्ट कीजिएगा, और ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पे ड्राइव हो गया, और उसके बाद आपके पास v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ तक इसको आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है, उनकी डेरिवेशन है। ये जब मैंने टॉपिक करवाए थे बच्चे, मैंने इनकी प्रॉपर डेरिवेशन करवाई थी। आप मेक श्योर कीजिएगा लेक्चर को एक दफ़ा कंसर्न कर लें, लेक्चर को एक दफ़ा देख लीजिएगा इन सारे लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड। स्टिल बच्चे कोई पॉइंट रह गया हो, कुछ मिसिंग हो, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।